Hi guys. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी। और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बी रिलैक्स एंड एंजॉय द टॉपिक टुडे, द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी बिजनेस। हंसते खेलते स्टॉक मार्केटिंग। टेंशन मत लो यार। यूएस यूरोप में तो बच्चा बच्चा शेयर मार्केट से पॉकेट मनी आराम से निकालता है, तो क्यों ना हम इसे सीखें। आपको फंडामेंटल सीखना है तो फंडामेंटल से सबसे पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है। तो जब तक आप किसी से जुड़ के पूरा फ्लो में नहीं आते, तब तक आप यह नहीं सीख सकते। आपको फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में सबसे पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है। तो जब तक आप किसी से जुड़ के पूरा फ्लो में नहीं आते, तब तक आपको सीखना मुश्किल हो जाएगा। 4-5 साल तक मेहनत करोगे तब सभी चीज़ें मिल सकेगी। बट किस फ्लो में किस किस ऑर्डर में देखना चाहिए, वह चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो वो चीज़ तभी मिलेगी जब आप किसी से जुड़ोगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप किसी ना किसी से जुड़े। जब आप शेयर बाज़ार में हो तो आप किसी ना किसी से जुड़े, नहीं कि आप मुझसे ही जुड़े। जो भी आपको सही लगता है आप जुड़े, क्योंकि जब तक आप किसी से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप सही तरीके से फ्लो में सीख नहीं पाओगे। और डाउट्स आपके कौन क्लियर करेगा। तो बेसिक पॉइंट है कि आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए और आपके पास एक गुरु जरूर होना चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। यह मार्केट का एक रूल है। आपने इस सेशन को फंडामेंटल का हम पार्ट करेंगे। फंडामेंटल में आप यह चीज़ याद रखिए कि फंडामेंटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं शॉर्टकट में इसे समझाऊंगा। यह आपको फ्लो मिल जाएगा कि क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, प्लस किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर बहुत से वीडियोस है तो भी कन्फ्यूजन रहता है। कोई बैलेंस शीट सिखाता है, कोई रेशो सिखा रहा है, तो कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखा रहा है। कोई कुछ कन्फर्मेशन देता नहीं कि क्या क्या देखूँ, कहाँ पर देखूँ, किस ऑर्डर में देखूँ। आपको हमेशा किसी भी कंपनी में फंडामेंटल पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब इश्यू यह है कि फंडामेंटल देखे कि टेक्निकल देखे, तो मैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन समझा दूंगा ताकि आप समझ सके। बट पॉइंट इज़ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें देखना है। एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हमें देखनी चाहिए। ओके, यह चीज़ आप याद रखो कि फंडामेंटल्स कैन चेंज टेक्निकल्स, बट टेक्निकल्स कांट मूव फंडामेंटल्स। अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि भाई, अगर कंपनी का लेटेस्ट से की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसकी शेयर प्राइस अच्छी जाएगी, कोई कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो उसका यह थोड़ा मतलब है कि फंडामेंटल तो अच्छे हो जाएंगे, कोई कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो फंडामेंटल भी अच्छे हो जाएंगे। तो पॉइंट ये होता है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो टेक्निकल को मूव कर लेते हैं, और लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल्स को मूव नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल के दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नॉर्मल से समझाऊँगा। क्वालिटेटिव मतलब कि आपके भाई कंपनीज़ के परफॉर्मेंस कैसे है और कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग्स आ रहे हैं, वो कैसे है, ये याद रखो। दूसरी चीज़, फिर इंडस्ट्री कैसी है। सेक्टर को भी देखना होता है कि सेक्टर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब पूरी इंडस्ट्री में क्या है। तो दोनों चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको काम में आएंगी। ओके, मैं बेसिक से शुरू करता हूँ कि कंपनी को जब हम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे। तो कुछ नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यही करते हैं।
कोई सब्जी बेचता है, कोई समोसा बेचता है, कोई जूते खरीदता है तो कोई मोबाइल खरीदता है। सब्जी वाला है या समोसे वाला क्या पढ़ा लिखा रहता है? बस ये लेन देन समझ लो, फिर हम स्टॉक भी खरीदना बेचना आराम से कर सकते हैं। तो चलो हम समोसे की दुकान से शुरुआत करते हैं। आपको बिजनेस के प्रोसेस समझने पड़ेंगे, बिजनेस के फ्लो समझने होंगे। बिजनेस का फ्लो क्या है, फ्लो क्या होता है? आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी कमाती है, या फिर कंपनी के जो अर्निंग्स होती है वो कैसे होते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है। लेटेस्ट से एक शॉप है और वो शॉप बिजनेस कर रही है अपना समोसा बेचने का। अब बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो फ्लो आपका क्या रहेगा, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं? तो सबसे पहले आप ये समझो कि कंपनी को जो फ्लो होता है वो कैसा है। भाई कंपनी धंधा कर रही है, देखो ये बहुत ही बेसिक है। आई थिंक आप सबको पता होगा, जो लोग शॉप चलाते हैं या फिर जो भी कहीं जॉब करते हैं अकाउंटिंग वगैरह, तो उनको अच्छे से मालूम होगा। देखो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कंपनी कितने समोसे बेचती है, तो हम ये समझते हैं कि समोसे कितने बिके। तो लेटेस्ट से वो हर महीने 2 लाख रुपए के समोसे बेच रही है, मतलब उसकी जो सेल्स है टोटल है वो 2 लाख की है। उसको रेवेन्यू भी कहा जा सकता है और इसको इनकम भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं इनकम दिखाएंगे, कहीं कहीं रेवेन्यू दिखाएंगे, तो कहीं कहीं सेल्स दिखाएंगे। तो ये आपका हो गया 2 लाख रुपए का सेल पर मंथ। अब ऐसा तो नहीं कि 2 लाख रुपए उसने पूरा पूरा कमा लिया, तो उसमें से कुछ पैसे उसे समोसे का रॉ मटेरियल खरीदने में लगेंगे, जैसे कि मैदा आता है, प्लस उसके मसाले है, आलू है, ये सब चीज़ें हैं। तो लेटेस्ट से उसका 50,000 रुपये का टोटल खर्चा आ गया। उसके बाद अगर वो दुकान पे रेंट पे है तो उसे रेंट लगेगा, और अगर रेंट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, उसका रेंट है 10,000 रुपये। और उसके साथ भाई जो कारागिर भी होंगे तो उन कारागिरों का, उन एम्प्लॉइज़ का तो सैलरी भी देना पड़ेगा। उनकी सैलरी हो गई 30,000 रुपये। उसके बाद प्रमोशन, भाई प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा, एडवर्टाइज तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो कुछ बढ़ेगा। लोगों को पता कैसे चलेगा जब आप होर्डिंग्स नहीं लगाओगे शहर में, या फिर आज सोशल मीडिया में का ज़माना है, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो। तो बेसिकली जब आपका बिजनेस एक तरीके से अच्छा होता है, वहीं पर लोग आते हैं। तो आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया 5,000 रुपये। दुकान के लेवल में हम ये सब कह सकते कि ये उसका टर्नओवर हो गया। तो कंपनी की जो टोटल कॉस्ट आ गई 95,000 रुपये। मैं एक दुकान का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ कि ताकि आपको सब पता चल सके। तो फिर अब उसका सेल है 2 लाख रुपये, उसका इनपुट कॉस्ट है 95,000 रुपीज़। लोग कहते हैं कि कितना कमा रहा है, मतलब उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब उसका जितना खर्चा था वह जितने में माल बेचा, यानी उसकी टोटल सेल में से वो टोटल खर्चा माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा वो हो गया 1,05,000 रुपये। हमारी जनरल लैंग्वेज में यह इस दुकान वाले का प्रॉफिट होता है। लेकिन और भी कुछ खर्चे होते हैं जो हमें समझने चाहिए। वो खर्चे क्या होते हैं? लेटेस्ट से उसने दुकान चलाने के लिए कर्जे लिए थे, कुछ लोग लोन लेकर भी धंधा चालू कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी होगा, या फिर ईएमआई भी होगा। वो आपको एक खर्चा बनेगा। यहाँ याद रखना है कि ये आपके इनपुट कॉस्ट में काउंट नहीं होगा। हम सब जनरल टर्म में समझते हैं कि यह कर्जा भी उसके इनपुट कॉस्ट में है, मगर ये इनपुट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो खुद की दुकान चलाने के लिए कोई कर्जा नहीं लेते।
तो यह बात होती है। अब किसी के ऊपर कर्जा होगा तो वो डेट में काउंट होगा, तो उसको फिर अलग से उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से उसका यह 5,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मतलब पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 1,05,000 माइनस 5,000 बराबर 1,00,000 रुपये हो गया उसका। यहाँ पे देखो टैक्स यह इनपुट कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि कोई लोन लेता है कोई नहीं लेता है। यह बात याद रखो कि उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, तो टैक्स अलग से कटेगा। 5% टैक्स का सेल पकड़ो, तो यहाँ सेल 2,00,000 रुपये का 5% से मतलब से 2,00,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो आपका ये था नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपका ये था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी इज इक्वल टू पीबीटी, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। इसका मतलब 1,00,000 रुपीज़ माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000 रुपये। इसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आप कितना कमा रहे हो। यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो 3 तरीके से होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, और तीसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। वही आपका एक्चुअल में है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जितना आपने कमाया था उसमें से आपका इंटरेस्ट कटा, फिर आपका टैक्स कटा, और टैक्स के बाद आपका जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा वो हो गया 90,000 रुपये। तो एक्चुअल में जो कंपनी है, दुकान वाला है, समोसा वाला है, वो तो 90,000 रुपये कमा रहा है। अब ये 90,000 रुपये उसी का है। अब उसमें वो प्रमोटर, चाहे तो अपनी जेब में डाल ले। हालांकि जब लिस्टेड कंपनी होती है तो वो जेब में नहीं डाल सकते। ये दुकान की बात कर रहा हूँ, इसलिए लिस्टेड कंपनी में आप जब जेब में नहीं डाल सकते। आप उससे अपना टर्नओवर बढ़ाओ। बेसिकली आज आप 1,000 समोसा बेच रहे हैं, तो आप और 500 समोसा बनाओ, मतलब आप अपनी इनपुट कॉस्ट बढ़ाओ। क्या होगा देखो, बेसिकली समझो, कोई भी दुकान कब बड़ी होगी? दुकान तब बड़ी होगी जब उसका ज़्यादा माल बिकेगा। ज़्यादा माल बिकने के लिए ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा। इसका माल बनाने के लिए, ज़्यादा माल बनाने के लिए आपको इनपुट कॉस्ट लगेगा। इनपुट कॉस्ट कहाँ से आएगा? जो आपने प्रॉफिट किया है, या फिर तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से कंपनी 90,000 रुपये कमा रही है, यानी कि वो समोसे वाला 90,000 रुपये कमा रहा है। तो 90,000 से वो क्या करेगा? 90,000 में से वो क्या करेगा? तो बेसिकली अब उसमें से 10,000 रुपये और उसमें इन्वेस्ट कर देगा। अगली बार वो थोड़ा ज़्यादा समोसा बनाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा समोसा बिकेंगे। कुछ और भी तरीके से वहाँ अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, या फिर कोई दूसरी और दुकान ओपन कर सकता है। इसका मतलब वो एक्सपांशन का पार्ट हो गया। तो ये जो एक्सपांशन या फिर ग्रोथ होती है वो फाइनल प्रॉफिट से ही होती है। आप ये भी याद रखो कि इस प्रॉफिट से आपका ग्रोथ नहीं होता। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें कटती है, लेकिन ये जो एक्चुअल पैसा आता है इसी में से आपका कटता है। और डिविडेंड अगर बढ़ा रहा तो डिविडेंड भी आता है, ये सब याद रखो। हालांकि मैंने समोसे की कंपनी का एग्जांपल लिया है, इसमें ऐसा होता नहीं जनरली, बट जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका डिप्रिसिएशन कटता है, एमोर्टाइजेशन कटता है। डिप्रिसिएशन मतलब
वियर एंड टीयर, घसाई, टूट फूट। अमोर्टाइजेशन मतलब माल खरीदते समय अपने को कुछ डिस्काउंट मिलता है ना, उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। बट एक बिजनेस का एक फ्लो समझ में आना चाहिए कि कंपनी कोई भी सामान बना रही है तो उसको सामान बनाने के लिए कुछ खर्चा आएगा, और उस खर्चे का मतलब फिर सामान बेचेगी, तो फिर जितने का बेच रही है और जितना खर्चा लगा उसमें से वो सब निकाल दिया तो उसका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम एबिडा भी कहते हैं। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि धंधे में लॉस कर रहे हो। पता चला कि समोसा बना रहे हो 20,000 के 500 और समोसे बिक रहे हैं 200, तो 300 समोसे का आपका ऑपरेटिंग लॉस हो गया, यानी कि आप लॉस कर रहे हो। तो फिर आप उसमें से इंटरेस्ट कैसा दोगे? कर्जा होगा तो वो कैसा चुकाओगे? तो ये हमारा समोसे के शॉप का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। इसमें से हमने 8 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे। एक है सेल्स, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके जो कुछ इनपुट कॉस्ट है वो। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाला तो उसका हो गया तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको एबिटा भी बोलते हैं। तो एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस इनपुट कॉस्ट एक्सपेंसेस। चौथा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन सेल इन परसेंटेज, दैट इज मार्जिन सेल्स इन परसेंटेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये एक रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स का। उसके बाद डेट इंटरेस्ट रहता है, जो कुछ कर्जा लिया उसके ऊपर का इंटरेस्ट। छठा देखा हमने टैक्स परसेंटेज ऑन सेल्स। सातवां है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट। और फाइनल में आ गया नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी इज इक्वल टू पीबीटी माइनस टैक्स। ये सब चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट एक कंपनी को बाकी की चीज़ें मीटअप करने के लिए ऑपरेशन लेवल पे यानी ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिटेबल होना कंपलसरी है, वरना आप आगे बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज इसमें टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि ये सब इम्पॉर्टेंट फिगर्स है। इन्हीं 10, 11, 12 जो ये जितने भी फिगर्स है ये आपको सब देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सके कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है या फिर ख़राब है। उसके बाद कंपैरिजन होता है। तो एक तो इंडिविजुअल कंपनी का देखोगे, उसके बाद उसका किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करोगे। तो दो चीज़ें हम समझेंगे कि कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस सीखेंगे, मगर किसी इंडिविजुअल कंपनी को देखने के लिए हम ये सब चीज़ें देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी कैसी है। ओके, चलिए तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखो। सिंपली मैं ये जो सिखा रहा हूँ वो जो समझा रहा हूँ इसमें हम सब देखेंगे कि अलग अलग वेबसाइट में हो सकता है आप स्क्रीनर पे देखो, स्टॉकेज में देखो, मनी कंट्रोल में देखो या फिनोलॉजी में देखो। तो ये सब है ना मार्केट के स्टैट्स है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह पे आपको डाटा थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, मगर अब इस एनालिसिस के लिए हम screener.in को देखेंगे और स्टॉकेज ऐप को यूज़ करेंगे। ये दोनों आपको यूज़ करना ज़रूरी है। एबिटा का मतलब कि आपने जो धंधा किया उसमें से जो खर्चा आया वो माइनस करने के बाद एबिटा आएगा। उससे आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट कि आपका धंधा किया है उसमें कुछ पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कब फिर लॉस हो रहा है
यह पहली बात होती है। ओके, मतलब धंधा करने के बेस पर आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एबिटा मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो कि मैंने अभी सिखाया कि भाई आपके समोसे वाला था 2 लाख रुपए का समोसे बेच रहा था, और उस 2 लाख रुपए के समोसे बनाने के लिए उसको जो टोटल कॉस्ट आई वो थी 95,000। वह 2 लाख में से माइनस करके उसका 1,05,000 का उसका एबिटा हो जाएगा। दूसरी बात होती है, आप जो धंधा कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अब ये कहाँ से देखोगे, स्क्रीनर कैसे यूज़ करोगे। तो स्क्रीनर यूज़ करना आपको आना ही चाहिए। ओके, यह एक प्लेटफॉर्म आपको कंपलसरी यूज़ करते आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है ना, ये सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे जाइए, सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम लिखिए, वहाँ पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, अपना स्टॉक वहाँ से सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, पीयर, बैलेंस शीट ये सब देखेंगे। समझो आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप पहले उसमें जाके उसके जो पैरामीटर्स है वहाँ जहाँ जहाँ भी प्लस का साइन है वहाँ पे क्लिक करें, ताकि आपको सभी बॉक्स एक्सपांड होंगे। अब पी एंड एन अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करिए, उसको कॉपी करिए, उसके बाद गूगल शीट में ओपन करके उसे पेस्ट करें। इसी प्रकार बैलेंस शीट, पीयर, ये सभी एक एक करके कॉपी करके गूगल शीट में एक के नीचे एक पेस्ट करें, तो इसमें स्टॉक का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे उसकी सेल्स, इनकम या फिर रिवेन्यू। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म में आपको रिवेन्यू लिखा हुआ मिलेगा, किसी में आपको इनकम लिखा हुआ मिलेगा, और किसी में आपको सेल्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें एक ही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस स्टॉक में। तो आप रिलायंस नाम सर्च करके बाद में आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओ, और यह प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से होते हैं, एक ईयरली और दूसरा क्वार्टरली। ओके, अब ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में देखो सेल्स लिखा हुआ है, तो ये सेल्स आपका इनकम या फिर रिवेन्यू हो गई, तो ये उसकी टोटल सेल्स होगी, मतलब 8,77,365 करोड़। ये करोड़ में वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, याद रखना। ओके, ताकि हम यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वैल्यूज़ इन करोड़, तो 878 लाख बहुत बढ़िया है। तो 878 लाख बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बट इसको हम नॉर्मल में समझते हैं। लेटेस्ट से 8,77,365 ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इसे लाख करोड़ के चक्कर में मत पड़ो, हमें समझ में आना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे 8,77,365 ईजीली। ओके, एकदम इजी। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो ऐसा करो, अब लाख करोड़ के चक्कर में आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या है, तो हम इसे सिंपली कहेंगे लाख। तो यहाँ आपको दिख गया है कि कैसे देखेंगे। ये देखो हर साल का यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटा मतलब कि कितने का माल बेचा, कितना खर्चा लगा था, माल बेचा, खर्चा निकाल लिया और कितना बचा, वो आपका एबिटा, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। यह कहाँ दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हो गया, खर्चा कितना लगा था, इतना खर्चा लगा था, माल कितने का बिका, इतने का बिका,
तो ये माल बिका, उसमें से खर्चा निकाल लिया, तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से उसका खर्चा जा रहा है 7,19,292 रुपये, और कंपनी कितने का माल बेच रही है? 8,77,365 रुपये। तो इसका मतलब उसका फ़ायदा कितना हो रहा है? 1,58,073 रुपये। अब ये लाख भी सब छोड़ दो यार, करोड़ भी छोड़ दो, ये सब है ना हम लाख में समझेंगे। यह समझ में आ गया धंधा। अब समोसे वाले का इतने रुपए का समोसा बना, इतने रुपए का बिका और इतने रुपए बचा। आई होप आप सब है ना इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। किसी भी कंपनी में यह सेम चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी धंधे को बढ़ाने में इनपुट कॉस्ट लगती ही लगती है, वरना आप धंधा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंपनीज में इनपुट कॉस्ट कम होगी, कुछ में ज़्यादा होगी, जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, एक्सपेंसेस या इनपुट कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे अच्छा, कुछ कंपनी वेरी कर सकती है, जैसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग इनपुट कॉस्ट हो सकती है। तो इनपुट कॉस्ट एक्चुअली बेसिकली वेरी करती है, मगर हम ये समझते हैं कि जिस भी बिजनेस में है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट होगा, और इसी को हम एबिटा कहते हैं। उसके बाद आपका अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या है? अदर इनकम वो चीज़ है जो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, कुछ अलग से पैसे आ रहे हैं, जैसे समोसे वाला। हाँ, अब उसके पास एक लॉरी पड़ी थी, फिर उसने कुछ मशीन पड़ा था, कुछ ना कुछ था, हर जगह पे बर्तन पड़े थे, उसको उसने बेच दिया। अब उसने समोसे बनाकर यह पैसे नहीं कमाए। समझो, अदर इनकम जो बिजनेस का इनकम होता है, मगर वो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वो अलग से आया है। तो कहाँ से आएगा? वो ज़मीन बेच करके आएगा। लेटेस्ट से पुरानी ज़मीन थी उसको बेच दिया, पुरानी फैक्ट्री थी उसको बेच दिया, पुराना मशीन था उसको बेच दिया, कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है। तो ये सब है तो अदर इनकम है। अदर इनकम को कभी कभी हम ऑपरेशनल बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, वो उसको अलग से ही दिखाते हैं, इसलिए वो अलग से आती है, और उसके बेस पे हम नेट प्रॉफिट को जज नहीं कर सकते। हालांकि नेट प्रॉफिट में वो चीज़ कैलकुलेट होती है, लेकिन उसको जज नहीं करना है। तो एक बात याद रखो, इसका रूल क्या है? किसी भी कंपनी में अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है उसके अदर इनकम की वजह से, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो न्यूट्रल है। यह बात याद रखो कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, किसके बेस पे? ऑपरेशनल बेसिस पे। ओके, तो ये आप है ना ये सब बातें याद रखो कि आपको अदर इनकम भी आता है, आपके पास अदर इनकम भी आता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। मैंने आपको बताया कि भाई समोसे वाला है, उसकी पुरानी एक लॉरी थी, दुकान लेने से पहले वो लॉरी पे था, लॉरी उसने बेच दी भंगार में, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा आ गया, तो वो कहाँ दिखाएगा? भैया मेरी अदर इनकम में थी, ये सब मेरी अदर इनकम में, वो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये अदर इनकम का पार्ट था। वैसे यह कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर अदर इनकम यह देखना चाहिए, देखना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, इस पे ध्यान देना है। अदरवाइज़ उसके बाद इंटरेस्ट। तो आप यहाँ देखो, पहली बात तो किसी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल बिना कर्जे का बिजनेस चलता ही नहीं है, और कर्जा लेना ही पड़ता है, तो आप फिर उसको बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, यानी उसका डेप्ट है। तो ये डेप्ट को चुकाने के लिए फिर आपको इसको इंटरेस्ट देना होता है, तो इंटरेस्ट भी तो कुछ ना कुछ जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपका होता है। ओके, तो आपको ये सब इंटरेस्ट भी देखना होता है। वो कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखे।
यह आपका हो गया इंटरेस्ट का पोर्शन। तो कंपनी इसमें इंटरेस्ट भी दे रही है, वो कितनी है, 23,170 रुपये। हालांकि ये ट्रेलिंग बेसिस पे है, यहाँ पे देखो आपका एनुअल बेसिस पे, और यहाँ पे 19,571 रुपये लगभग। तो आपका इंटरेस्ट जा रहा है 19,571 करोड़। उसके बाद अगला पार्ट है आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो एक प्रॉफिट होता है, ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसमें से इंटरेस्ट निकाल लोगे तो आपका बचेगा पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स निकाल लोगे तो नेट प्रॉफिट बचेगा, वो आपका फाइनल प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस का ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये होता है बिजनेस का प्रोसेस, उसमें डिप्रिसिएशन का भी कॉस्ट होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कहाँ दिखेगा, तो जब कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट कमाया था ऑपरेशन बेसिस पे, तो ये प्रॉफिट इसकी यहाँ पे आ गया, समझ लो। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे टीटीएम क्या है, तो टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी पिछले 4 क्वार्टर का, यानी पिछले 12 महीने का मिला करके जो आएगा वो ट्रेलिंग 12 मंथ होगा। ये हमेशा डिफरेंस दिखेगा और इसी को मानना है, हम लोग इसी को देखते हैं। हालांकि आप इसको समझ सकते हो, कोई ख़ास फर्क नहीं है। लेटेस्ट से आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी ऑपरेशन बेसिस पे, उसमें अदर इनकम जोड़ दिया, तो अदर इनकम आपके ऑपरेशन वाले में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका ये इंटरेस्ट कट जाएगा, तो ये जो बचेगा उसमें से डिप्रिसिएशन कट जाएगा। डिप्रिसिएशन का मतलब है कि भाई कंपनी का कोई न कोई सामान है, वो हमेशा तो चलेगा नहीं, खराब होगा, तो उसका एक कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो जो उनकी इनकम आई थी, इनकम में से माइनस होता है। याद रखना, इनकम में से माइनस क्यों, क्योंकि दोबारा से उसको वह चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेटेस्ट से समोसे वाला था, उसका बर्तन है, गैस सिलेंडर है, वो सब यूज करता है। अब वो सिलेंडर तो बार बार रिफ़िल होगा, लेकिन जो बर्नर है वह तो 50 साल तक चलेगा नहीं, 5-10 साल में उसको फिर से बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में वो क्या होता है कि उसकी कॉस्ट दिखानी पड़ती है, भैया मेरे बर्नर फिर से लगाना पड़ेगा, तो उसको वो कर लेते हैं एवरेज बेसिस पे। तो इसको ये सब कर लेते हैं एवरेज बेसिस पे, उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। कंपनी कंपनी अपने दम पे करती है, मतलब अपने हिसाब से करती है कि भैया मेरा इतना लगा। एक शॉर्टकट में मैं समझाता हूँ। लेटेस्ट से मैं आपके सामान को यूज़ कर रहा हूँ, ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मेरा लैपटॉप 3 साल पुराना है, अब यह 50 साल तो नहीं चलेगा, मुझे 2 साल के बाद नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो ये नया लेने के लिए मुझे 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो वो जो 50,000 रुपये मैंने उसके अगर 5 साल में डिवाइड कर दिए, तो वो हर साल का डिप्रिसिएशन मैं दिखा सकता हूँ। 5 साल बाद मुझे फिर से नई मशीन लेनी पड़ेगी, तो ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ही होता है। ये जो कंपनी दिखाती है, और यह सब लीगल है, कोई गलत बात नहीं है, दिखा सकती है। आप सबको पता है कि भाई बिजनेस करने के लिए मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ यूज़ होती है, और वो हमेशा चलेगी नहीं, उसको फिर से ख़रीदना पड़ेगा, तो इसलिए डिप्रिसिएशन होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसे हम माइनस करते हैं इनकम में से। तो ये जो फाइनल बचता है, तो उसके बाद आपके पास बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम पीबीटी भी कहते हैं। पीबीटी आपको, तो ये पीबीटी आपका क्या हो गया कि भाई आपने सब कुछ निकाल करके पूरा खर्चा निकाल लिया, ये हो गया एक्चुअल चीज़। पूरा खर्चा निकाल करके आपने कितने रुपए कमाए, तो ये सब निकाल करके पूरा खर्चा निकल करके आपने कमाया 44,464 रुपये। अब इसमें से गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है,
तो उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स अगर निकाल दोगे तो 22% से ये माइनस कर देंगे, और ये बचेगा तो लास्ट में बचेगा फाइनल प्रॉफिट, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाता है? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही एक्चुअली पैसा होता है जो आप कंपनी में ग्रो करते हैं, उसके साथ ही आप वो सब वही पैसा आप है तो उसको ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। आपको डिविडेंड बांटने के लिए भी यही इसी में से काम में आता है, उसमें रिजर्व में चला जाता है। यह होती है एक्चुअल इनकम, यानी सब कुछ सबके साथ, यानी सब कुछ सबके हाथ धो करके बचा हुआ फाइनल। तो अब इसमें समझो कुछ कंपनीज ऑपरेशन बेसिस पे प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन उनका कर्जा इतना ज़्यादा होता है कि वो सब पूरा इंटरेस्ट में चला जाता है, तो उनका नेट लॉस हो जाता है। इसलिए हम हर चीज़ को देखेंगे, भाई ऑपरेशन बेसिस पर कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कर्ज वर्ज तो बहुत साल लेके नहीं रखा है और फाइनल में टैक्स देने के बाद क्या चल रहा है, यह पता चला कि प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन पूरा प्रॉफिट में से आधा टैक्स में चला गया, तो फिर क्या बचता है? तो टैक्स में चला गया या फिर कर्जे में चला गया तो इंटरेस्ट में चला गया। भाई देखो, आप बिजनेस करो ना करो, कर्जा लिया है तो उसको आपको पे करना ही पड़ेगा, और कर्जा क्या है आपको सबको पता है। तो ये बेसिक चीज़ होते हैं। कभी कभी कंपनी ऑपरेशन बेसिस पे प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो वो सब चला जाता है, प्रॉफिट साफ हो जाता है, तो उनको नेट बेसिस पे कुछ बचता ही नहीं। तो हम इसलिए देखते हैं कि भैया फ्लो होना चाहिए कि कंपनी कैसे कमा रही है। अब इसको ज़रा कैलकुलेशन करके समझते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके, ये इजी है। ओके, तो यहाँ पे अब समझते हैं कि सेल्स, तो ये पूरा फ्लो है भाई, पैसा आया, खर्चा लगा था, निकाल लिया, कितना बचा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिडा, उसमें से इंटरेस्ट गया, अमोर्टाइजेशन गया, डिप्रिसिएशन गया, कितना बचा? पीबीटी। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स काट लिया, कितना बचा? नेट प्रॉफिट बचा। तो ये पूरा फ्लो है, ये सब आप पूरा ध्यान दो। फिर उसमें से जो पैसा बचेगा वो बैलेंस शीट में ऐड होगा, इसको हम रिजर्व फंड या सरप्लस बोलते हैं। बट यहाँ पे एक साथ देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। मैं बिजनेस का एक फ्लो बताता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी 8,76,396 ये होगी उसकी इनकम, माइनस 7,34,078 एक्सपेंसेस, तो बचा कितना? 1,42,318 ये हो गया उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट। अब उसमें से उसको कुछ अदर इनकम आया, वो उसने ऐड हो गया, वो हो गया 12,020 टोटल कितना हो गया? 1,54,338 अब उसमें से इंटरेस्ट गया 19,571, तो बचा कितना? 1,34,767। अब उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया, वो हो गया 40,303, तो बचा कितना? 94,464। अब यहाँ देखो, ये हमने ना अलग से कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज़ 94,464 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20,782.08। अब ये तो ऊपर से पूरा माइनस कर दिया, माइनस 20,782 रुपीज़, तो टैक्स हो गया 22% पे। बचा कितना? 73,682, ये हो गया पैट। अब देखो,
कंपनी ने कितने रुपए का माल बेचा? कंपनी ने बेचा 8,77,365 का। इसकी इनकम हो गई। उसमें जो खर्चा था उसे माइनस किया। खर्चा कितना था? 7,34,000। मतलब आपकी कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर ये सब प्रॉफिट कमा रही थी। मतलब यह है कि कंपनी जो भी धंधा कर रही है उस धंधे में उसका कितना पैसा बचा है। फिर उसमें से क्या होता है, आपका अदर इनकम भी कुछ होता है। वो जो अदर इनकम है वो उसमें ऐड किया जाएगा। इनकम वाले पार्ट में देखो, ऑपरेशनल को बाद में ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये कि आपने धंधा में से कुछ कमाया, आपने अलग तरीके से और कुछ कमाया, इसलिए वो आपका उसमें ऐड हो गया। तो अब हम इससे अदर इनकम को ऐड कर देंगे। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको अदर इनकम के साथ जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1,42,318 रुपये। उसमें से माइनस करेंगे 12,020 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,54,338 रुपये आपका हो जाएगा। अभी का ये है इनकम। अब उसमें से आपको जो इंटरेस्ट है वो माइनस होगा, क्योंकि बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है। तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो 19,571 रुपये बचेगा। 1,34,767 रुपये आपका बच गया। इसमें से कंपनी डिप्रिसिएशन दिखाएगी। अब आपको पता है कि रिलायंस में कोई छोटी मोटी तो कंपनी है ही नहीं। अच्छा, डिप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं दिखा सकते। ओके, ये बात याद रखो। तो अब हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। कहाँ से? अपनी जो इनकम थी उसमें से माइनस कर देंगे। वो हो गया 40,303 रुपये। कितना बचेगा? 54,464 रुपये बचेगा। ये हो गया हमारा पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो गया हमारा खर्चा। अब इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना लिया? 22% का। तो एक्चुअल में जो 54,464 रुपये उनका इनकम हुआ था, यानी जो प्रॉफिट आया उसका 22%। तो उसका 22% कितना आ गया? 54,464। तो वो हो गया 20,782 करोड़, यानी कि यह इतना रुपए उसको टैक्स देना है। कहाँ से माइनस होगा? जो उसके ऑपरेटिंग मतलब पीबीटी था उसमें से। तो पीबीटी से क्या करोगे? अब याद रखो, 20,782 को कहाँ से माइनस करेंगे? 54,464 से माइनस 20,727 रुपये। इतना उसने टैक्स दिया। कितना बचा? 73,682। तो टैक्स काटने के बाद उसका फाइनल बचा। तो यही उसका वो कंपनी का असली पैसा है। अब कंपनी चाहे तो इस पैसे से फिर से अपने को कंपनी और बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकती है। उसी में से डिविडेंड बढ़ सकती है अपने इन्वेस्टर को, या फिर उसे रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि बैलेंस शीट में डाल देगी। तो उसके पास पैसा पड़ा रहेगा। अब इस पैसे में से वो कुछ पैसा बैंक में डाल सकती है, उसका भी ब्याज आता रहेगा। कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी को लोन दे दिया, तो किसी कंपनी को लोन करती है कंपनी, तो कहीं भी किसी को लोन दिया तो उसका इनकम आएगा। तो बेसिकली ये इनकम आता रहता है, तो वो कंपनी का पैसा है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। और यही जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भैया सब प्रॉब्लम हटा करके कुछ पैसा जो बचा है, वो बचा हुआ यह अगर है तो यह बचा है कि नहीं बचा है। कुछ कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पे तो प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन उनका टैक्स और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो लॉस में चली जाती है। और अच्छी कंपनी होती है वो फाइनल बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहती है। तो अगली चीज़ क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक वो अब आगे काम नहीं करेगी। तो रिजर्व सरप्लस होना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व रखते हैं, क्योंकि कभी कभी है ना पेमेंट करने पड़ती है, कुछ भी आ सकता है, उसमें हम दिखाएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा है। कहाँ दिखेगा? ये बैलेंस शीट में दिखेगा। कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पर सिंपल आ सकते हो। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह पे नीचे जाऊँगा तो बैलेंस शीट में पहुँच जाऊँगा। यहाँ बैलेंस शीट में ये देखो, आपका ये जो हो गया है वो रिज़र्व, तो ये रिज़र्व होता है, यही कंपनी का एक्चुअल में कैश है कि कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो रिज़र्व एंड सरप्लस इसी को कहते हैं। कहीं कहीं सरप्लस लिखा होता है, कहीं कहीं सिर्फ रिज़र्व लिखा रहता है। तो एक्चुअल बैलेंस शीट में ये तो ये सब है, तो एक्चुअली बैलेंस शीट का पार्ट है। और यह कंपनी के पास पैसा है, तो इतने पैसे कंपनी के पास पड़े हुए रिजर्व बेसिस पे। ओके, अब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला पार्ट है, वो है करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है कंपनी का कर्जा, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। डेप्ट मतलब कर्जा। तो डेप्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो आप ये समझें कि आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ मतलब जैसे कंपनी में सैलरी देनी है, तो कंपनी सैलरी वाला खर्चा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में से निकालेगी। कंपनी को कोई बिल पेमेंट करना है, गैस बिल, लाइट बिल और कुछ भी तो हो, तो ये सब यहाँ से जाएगा। कहाँ पे जाएगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में जाएगा। तो कोई ईएमआई पे करनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? कंपनी के डेप्ट, कंपनी के वारंट, कंपनी क्या करती है? कमर्शियल पेपर इशू करती है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म ले लिया है, 10 साल का लोन लिया है, हर साल कुछ ना कुछ उसका ईएमआई भरेगी। तो लोन तो होता है 10 साल का, लेकिन ईएमआई जो जाएगा वो तो करंट में काउंट होगा, लेकिन दिखेगा कहाँ पे? नॉन करंट में भी बताना पड़ेगा, भैया इतने का लोन ले रखा है। ओके, दूसरी चीज़, यहाँ आपने अगर कोई कमर्शियल पेपर इशू कर रखा है, जैसे कोटक हुआ, एचडीएफसी हुआ, ये बहुत सारे बॉन्ड इशू करते हैं, तो कमर्शियल पेपर इशू कर रखा है यानी लोन लेके रखा है। डिवेंचर जिसको बोलते हैं डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू कर रखा है, तो उसका भी खर्चा, वो सब कहाँ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। तो ऐसा कर्जा अब समझाता हूँ कि कर्जा जिसको आपको 1 साल के अंदर चुका देना है, ऐसा कर्जा, आपका ऐसा डेब्ट आपका जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना है, उसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, यानी कि शॉर्ट टर्म डेब्ट। और ऐसा कर्जा जिसको आपको 1 साल के बाद चुकाना है। अच्छा, कर्जा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कर्जा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आपका ये सब कुछ काउंट हो जाएगा। मतलब कितना पैसा देना है, कंपनी को सैलरी हो गई, वो सब चीज़ें आएगी, याद रखो। और लायबिलिटीज़ का मतलब सिर्फ कर्जा भी नहीं होता है, ये भी याद रखो। ओके, तो आपको हो गया, तो इसके लिए हमको, तो इसके लिए इसको हम थोड़ा कहीं कहीं लायबिलिटीज़ लिखा होगा, तो कहीं कहीं बोरोइंग्स लिखा होगा, तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। आप याद रखो, आपको देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसा खर्चा जो फिर ऐसी चीज़ें पेमेंट जो कंपनी को 1 साल के बाद करनी है, तो उसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं। कहाँ पे दिखेगा? ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में कहाँ? तो बैलेंस शीट में वह गया, वो आपको दिखेगा बोरोइंग्स में। तो यह कंपनी के ऊपर कर्जा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल उन्होंने बोला था कि नेट डेप्ट फ्री कर दूंगा, तो अभी भी डेप्ट नहीं है। हालांकि इस बोरोइंग में अच्छी यह है कि नेट बोरोइंग्स है। अब इसमें देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों आपका कर्जा आ गया, यह आपका कर्जा हो गया, समझो। ओके,
तो ये कंपनी का कर्जा है। तो ये यहाँ पे आप अगर इस हाँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्लस वाले पे तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है 7,01,000 सॉरी 71,000 और लॉन्ग टर्म है इतना। तो ये चीज़ आपको सबको याद रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा है। आप ये समझ लो, इसको आप समझ सकते हो। ओके, अच्छा, ये जो बोरोइंग रहा है ना, ये सिर्फ कर्जा है, इसमें सैलरी वैलरी वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि लाइबिलिटीज़ में वो सब काउंट होगा। एक होता है बोरोइंग्स और एक होता है लाइबिलिटी, कहीं कहीं दोनों मिलाकर दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे अलग से दिखा रहे, लाइबिलिटीज़ और बोरोइंग्स को अलग अलग दिखा रहे। ओके, अंडरस्टैंड करो, ये बहुत कॉमन चीज़ है। बट बोरोइंग मतलब सिर्फ कर्जा, बस सिर्फ कर्जा। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके आगे फिर आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है, कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि भैया पैसा तो आ रहा है, पैसा बच नहीं रहा। ओके, तो कैश फ्लो का मतलब इसे कहते हैं, यार कमा तो रहा हूँ सैलरी, फिर भी कुछ नहीं बच रहा। तो एक्चुअल में कैश फ्लो बताता है कि कंपनी के पास कुछ पैसा बच रहा है या नहीं है। तो सब कुछ करके भाई कंपनी कुछ बचा रही कि नहीं बचा रही। अब कैश फ्लो का मतलब है कंपनी के पास कुछ पैसा बच भी रहा है नहीं। तो वो कहाँ दिखेगा, वो अलग से होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे। ओके, अब कैश फ्लो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैश फ्लो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बहुत शॉर्टकट में नहीं समझ सकते। तो जो होता है ऑपरेशनल बेसिस पे उसका कैश फ्लो, तो ऑपरेशनल बेसिस पे उसका कैश फ्लो यहाँ पे आपको दिखेगा, ऑपरेशन कैश फ्लो जिसको हम कहते हैं। ओके, ऑपरेटिंग इक्विटी। और एक होता है नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो सिर्फ बैंकिंग वाले में काम करता है, यहाँ पे ये काम नहीं करता। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसके रूल्स नहीं बताए, सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कहाँ देख सकते हैं, फिर मैं रूल्स बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो। ओके, चलिए, अब इसके बाद आपको देखना है प्रोमोटर की होल्डिंग। प्रोमोटर की होल्डिंग कहाँ से देख सकते हो, प्रोमोटर की होल्डिंग आप नीचे जाओगे तो रेशो, उसके नीचे आपको शेयर होल्डिंग आ जाएगा। और ये स्क्रीनर में है, तो स्क्रीनर में कुछ जगह पे ये नहीं होता, तो आप उसके लिए स्टॉकेज का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे ये देखो कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग, यानी कि जो मालिक है उनके पास कितना शेयर पड़ा है। FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, उनके पास कितना पड़ा है। DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, आपके यहाँ के म्यूचुअल फंड वाले, गवर्नमेंट मतलब कि सरकार ओन कर रही है। पब्लिक मतलब कि हम आप जैसे लोग, इसमें HNI होता है, इसी में ऑपरेटर भी होते हैं, इसी में सब कुछ होता है। प्रॉपर्टी डीलर वाले भी इसी में होते हैं। ओके, चलिए, ये यहाँ पे आपका हो गया। आप इनको आप बड़ा करके देख भी सकते हैं, इसका ओनर को, कौन कौन इसमें ओनर है, जैसे प्रमोटर्स। अब इसको देखो, ओनर यहाँ पे कौन से है, ये सब है, इसमें इतने ओनर्स, सबका नाम आ जाएगा, सब कुछ, खाली आपको इसे देखना है। फिर इसके बाद FII, तो कितनी कंपनियों का पैसा लगा, यहाँ पे आ गया DII, तो कितने लोगों का पैसा लगा ये यहाँ पे दिखेगा। LIC का पैसा यहाँ पे लगा है, SBI का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक, तो पब्लिक में कोई बड़ा नाम होगा जिसका 1% के ऊपर के नाम का यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग दिख जाएगी। तो ये आपका हो गया। उसके बाद मार्केट कैप। मार्केट कैप बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग नहीं देखते, बट मार्केट कैप को समझते हैं। मार्केट कैप कहाँ से दिखेगा, सीधे सबसे ऊपर जाके आपके मार्केट कैप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, 18,35,733 करोड़ की मार्केट कैप है। यह इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 18 लाख करोड़ की है। ओके, यह आपका मार्केट कैप हो गया। अब हम आते हैं इनके रूल्स के बारे में
क्योंकि देखेंगे कहाँ पर सीख लिया यहाँ। अच्छा, यही सब चीज़ें आप स्टॉकेज में भी देख सकते हो। तो स्टॉकेज में एक बार ज़रा ओवरव्यू करवा देता हूँ, फिर आप उसके बाद देखिए। सिंपली किसी भी स्टॉक का नाम लिखना है, रिलायंस का। अब इसके फाइनेंस में आ जाना है, फंडामेंटल्स में आ जाएंगे, आपके यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको मार्केट कैप और ये सब मिल जाएगा, कुछ रेशोज़ मिल जाएंगे। रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, यहाँ पे आपको पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो उसका वही नेट सेल्स, इन्होंने नेट सेल्स लिखा है, एबिडा लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एबिडा लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर को इन्होंने एक्सपेंसेस लिखा है। ये जो एक्सपेंसेस है इनको इन्होंने एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एबिडा लिखा हुआ है, पीबीटी लिखा हुआ है, पैट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखो आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ मिलेगा। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको इन्होंने पैट लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह पे मिल सकता है। तो ये देखो नेट प्रॉफिट, अच्छा अलग नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट भी लिख के रखा है और यहाँ पे भी लिख रखा है, क्योंकि ये दोनों एक ही आइटम है। बट आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद रेशो। तो रेशो आप यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि रेशो को मैं आगे पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में आपको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये है आपकी बैलेंस शीट हो गई। फिर इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फिर इनका कैश फ्लो, यहाँ पे आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों तरीके से होता है। मैं बताता हूँ, स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ उसी कंपनी का, कंसोलिडेटेड मतलब उसकी जितनी भी पेरेंट कंपनी है उनका सबका मिला करके। जैसे रिलायंस का एक है, स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ बना हुआ है। तो ये कहीं कहीं किसी जगह पर आपको अलग मिल जाएगा। अब ओपीएम समझते हैं। कहाँ पे दिखेगा ओपीएम आपको? यहाँ पे, ये आपका ओपीएम है। और ओपीएम का मतलब ये होता है कि आपका धंधा जो कर रहा है उसमें से आपका कितना मार्जिन है। जैसे अभी किसी दुकान वाले से बात करो तो वो बोलता है मार्जिन ही नहीं यार। मतलब यह है कि आप जो कमा रहे हो उसमें से आपने लगाया कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज है कमाने के बेस पे, उसको कहते हैं मार्जिन। मतलब कितने पे धंधा कर रहे हो। तो यह मार्जिन अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा मार्जिन होती है, किसी में कम मार्जिन होती है, किसी में बहुत कम होती है। जैसा 18% का इसका। तो ये जो रिलायंस कंपनी है वो 16% पे धंधा कर रही है। कैसे निकलेगा? या आपका जो सेल्स है उसका एवरेज, मतलब उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपका निकल के आ जाएगा 16% का धंधा है। तो आपकी कंपनी जो कर रही है, रिलायंस का काम जो है वो है 16% के धंधे पे कर रही है। ये समझो कि 16% का धंधा है, मतलब उसका 16% का मार्जिन है। इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ कि कंपनी अगर 100 रुपये का माल बेच रही है और उसमें से 100 रुपये में से माल को बनाने के लिए उसको जो खर्चा आया था, लेटेस्ट से उसका 40 रुपये का है खर्चा आया था, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 मतलब 60 रुपये, यानी 60% की मार्जिन में है। यानी कि अपने धंधे में 60% का मार्जिन कमा रही है। लेटेस्ट से दूसरा एग्जांपल, कंपनी समझो 100 रुपये का माल बेच रही है, उसमें से माल बनाने के लिए उसमें उसको खर्चा आया 80 रुपये, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? 100 माइनस 80 बराबर 20%। तो मार्जिन निकालोगे अगर परसेंटेज में तो 20%, यानी कंपनी 20% के प्रॉफिट में काम कर रही है, मतलब 20% का उसका धंधा है। ओके, ये मार्जिन हो गया। अब बहुत इजी है, किसी किसी में लो होता है, किसी किसी में कम होता है, तो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से देखना चाहिए। ओके चलिए, अब रूल्स। पहला रूल क्या है? रूल्स आप लोगों को याद रखो। सेल्स इनकम रेवेन्यू हमेशा बढ़नी चाहिए, घटने की कोई गुंजाइश नहीं, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बढ़े लेकिन बढ़नी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है।
सेल्स यानी कि जो कंपनी इनकम है वो हमेशा बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ रही, घट रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी और लॉस हो जाएगा उसका। अभी तो कभी भी हमारा रूल यह है कि क्वार्टरली बढ़नी चाहिए, हर साल बढ़नी चाहिए। इसको कहते हैं ग्रोथ। हालांकि ऐसा सिर्फ 5% कंपनियों में होता है, सभी कंपनियों में नहीं होता। तो इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे साइक्लिकल बिजनेस, जैसे रियल एस्टेट। अब रियल इस्टेट का क्या होता है, कुछ क्वार्टर में उनके पास ज़्यादा घर बिकते हैं, कुछ क्वार्टर में घर बिकता ही नहीं। दूसरा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में क्या होगा, दिवाली के टाइम पे ज़्यादा गाड़ी बिकेगी, बाकी के टाइम में कम गाड़ी बिकेंगी। तो एक्चुअल में उनका बिजनेस साइक्लिकल होता है। तो कभी कभी जैसे दिवाली के टाइम पे आपको ऑटो के सेल्स ज़्यादा दिखेंगे, बाकी के टाइम पे नहीं दिखेंगे। तो ज़्यादा वाले से खुशी नहीं होना चाहिए। ये समझना है कि उसका बिजनेस कैसा है, वो इसको क्या करते हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस पे इसे देखते हैं 10 साल 15 साल के लिए। तो इसको क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखते हैं 10 साल 15 साल में हम इसे एवरेज बेसिस पे ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो गलत बात है, खतरा है कंपनी के लिए, और हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर साल बढ़ना चाहिए, ये हमारा रूल है। नहीं बढ़ा तो कम से कम एवरेज बेसिस पे बढ़ना चाहिए। उसके बाद एबिडा, एबिडा का मतलब है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़ना चाहिए। जितना आपका ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत है, लेकिन पता चला कि आपको इनकम का रेवेन्यू नहीं बढ़ा और आपका खर्चा बढ़ गया। जैसे लेटेस्ट से पहले आप 100 रुपये का मेल बेचते थे, उसमें आप कमाते थे 30 रुपये, मतलब 70 रुपये का आपका खर्चा था। तो आप कितना कमाते थे, 30 रुपये कमाते थे। लेकिन अब आप 100 रुपये का ही माल बेच रहे हो, लेकिन आपका खर्चा लग रहा है 80 रुपये। तो आपका खर्चा बढ़ गया, आपका एक्सपेंस बढ़ गया, और आप कितना कमा रहे हो, 20 रुपये। तो पहले आप 30 रुपये कमाते थे, अब 20 रुपये कमा रहे हो, यह आपका गलत है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। खर्चा बढ़ा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है दैट इज़ ओके, मतलब खर्चा बढ़ रहा है आपका 80 रुपये, तो ये आपका सेल भी आपका कम से कम 110 रुपये हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी रेवेन्यू बढ़ जानी चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर रेवेन्यू घटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटी तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रेवेन्यू उतनी ही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गई तो ये बात गलत है, तो नहीं चलेगा। ओके, सिंपल फंडा याद रखो। साइक्लिकल बिजनेस में इसके दो रूल है। पहला रूल है साइक्लिकल बिजनेस में हम एवरेज बेसिस पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि लेटेस्ट से आपका खर्चा बढ़ा लेकिन आपको जो सेल्स है वो भी बढ़ गया तो अच्छी बात है। सेल्स घटा, खर्चा घटा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो निगेटिव ही होगा, दूसरे केस में क्या होगा, आपका खर्चा, आपकी सेल्स उतनी ही है लेकिन आपका खर्चा बढ़ गया, तो ये गलत बात है। ओके, सिंपली फंडा समझते हैं। तो आपको हम देखते हैं कि कैसा देखेंगे। सिंपल रूल क्या है, एबिटा बढ़नी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए। अगर सेल्स घटी तो एबिटा घट जाना चाहिए, और अगर नहीं घटी तो गलत बात है। सेल्स घटी पहली बात तो वहीं से गलत हो गया, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो ये बात सब याद रखो। ओके, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले इसको समझो। अब आपको चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसी होती है। देखो, आप कंपनीज को देखिए, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। यह आपका रिलायंस का सेल हो गया, वो हो गया 3 लाख, हाँ पहले था 3,57,677 रुपये, 77 लाख। अब हो गया उसका 3,95,957 लाख। यह पूरा 1 साल का होता है। उसके पहले मैं बताऊंगा जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो दो तरीके से आते हैं। एक आपका क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा और दूसरा क्वार्टरली मतलब क्वार्टर मतलब 3-3 महीने के बाद, हाँ।
और एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर आपके कैसे शुरू होते हैं, मतलब हर 3 महीने मिला कर के एक क्वार्टर बनते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर होते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं, और जब 2 क्वार्टर आ जाते हैं तो उसको हाफ ईयरली कहते हैं। तो एनुअल रिजल्ट्स में ईयरली और क्वार्टरली दोनों आते हैं। तो सिंपली एनुअल कैसे चलता है, अप्रैल से महीना शुरू होता है और ख़त्म होकर अपने अगले साल मार्च में ख़त्म होगा, इसको कहते हैं एनुअल। जैसे नया साल में 1 अप्रैल से चालू होता है फाइनेंशियल वाला, फाइनेंशियल ईयर होता है, और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर नया चालू हो जाएगा। तो ऐसा एनुअल बेसिस पे इसी में 3 क्वार्टर होते हैं, जो अप्रैल मई जून क्वार्टर बनता है, हैं। बाद में जुलाई अगस्त सितंबर बनता है क्वार्टर 2। अब तो उसके बाद क्वार्टर, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया क्वार्टर 3। फिर जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया क्वार्टर 4। ऐसा एक साल का चलता है। तो अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, अभी अगर मैं बोलूँ तो क्वार्टर 4 चालू है, क्योंकि हम अब जनवरी में बैठे हैं। तो जनवरी में क्वार्टर 4 चालू हो गया, लेकिन रिज़ल्ट किसका आएगा, रिज़ल्ट आएगा क्वार्टर 3 का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। ओके, तो अभी तक जो हमने देखा है वो अक्टूबर तक, मतलब क्वार्टर 3 तक का रिज़ल्ट देख सकते हैं। क्वार्टर 4 वाला जब ख़त्म होगा तब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट जब देखो दिसंबर ख़त्म होगा तब क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आएगा। सितंबर ख़त्म होगा तो क्वार्टर 2 का आएगा, जून ख़त्म होगा तो क्वार्टर 1 का आएगा। यह बात याद रखो। जैसे मैं देखूं अगर ये क्वार्टरली वाली बेसिस पे कोई क्वार्टर्स में, तो कभी मैं कहाँ का रिज़ल्ट देख रहा हूँ, दिसंबर का, दिसंबर तक का। तो ये देखो दिसंबर 2023 मतलब क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। कुछ कंपनियों का नहीं आया होगा तो उनका भी नहीं दिखेगा, तो जिनका आया है उनका दिखेगा, जिनका नहीं आया है उनका सितंबर तक दिखेगा। ओके, तो ये बात याद रखो, क्योंकि रिज़ल्ट सेशन चालू होता है तो क्वार्टर ख़त्म होता है, तो 10 या 15 तारीख के बीच में ही रिज़ल्ट सेशन चालू हो जाते हैं और 1 महीने तक आते हैं। तो ये बात याद रखो। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वार्टर 2 FY 23-24, मतलब यह है कि क्वार्टर 2 23-24 का अभी कौन सा चालू है, अभी 23-24 का चालू है। अप्रैल से कौन सा चालू होगा, 24-25। तो अभी 23-24 चालू है। 23-24 क्यों, पिछले साल 23 अप्रैल से चालू हुआ था, इस साल मार्च 24 में ख़त्म हो जाएगा। तो 23-24 का चालू है। और अभी कौन सा क्वार्टर चला, अभी चला क्वार्टर 4। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। बेसिक है बट आपको समझा देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे रूल समझते हैं। दूसरे, अच्छा, एक क्वार्टरली है तो क्वार्टरली को भी आपको देखना है और दूसरा एनुअली भी देखेंगे। तो हमारा पहले एनुअली बेसिस पे देखते हैं, फिर क्वार्टरली पे चलेंगे। आपका रिज़ल्ट है यहाँ पे 3,57,677 का। फिर उसके बाद है तो 3,95,957। अब देखो यहाँ तक का बढ़ा, इसकी सेल्स यहाँ तक की बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे घट गई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस, फिर यहाँ से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बढ़िए प्लस, बढ़ी बढ़ी, इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहाँ पे घट गई, माइनस घट गई, माइनस हो गई। तो फिर इंक्रीज इंक्रीज, तो आपको इसका जो सेल्स है यहाँ पे 14 तक बढ़ी थी, 14 तक, और 15-16 जो था इनके लिए तो थोड़ा ख़राब सा क्वार्टर रहा होगा, क्योंकि 15-16 में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, मतलब सेल्स इनकी कम हो गई थी और उस टाइम पे दिक्कत हुई होगी शेयर के प्राइस में। लेकिन उसके बाद फिर से क्या हुआ, 17, 18, 19, 20 में फिर चलना शुरू हुआ, फिर गाड़ी निकल गई। तो ये आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही आपका फ्लो है। उसके बाद इनका खर्चा,
तो देखो खर्चा बढ़ेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी। तो खर्चा बढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत है, लेकिन खर्चे के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाना चाहिए, ये बात याद रखो। तो आपका खर्चा है इतना, ठीक ठाक था, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ये हो गया 33,176 रुपये कमाते थे, फिर 33,156 रुपये यहाँ पे देखो घटा, फिर 34,000 बढ़ा, फिर आपका बढ़ा इंक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज 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 डिक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज। अब देखो इनका कैसा फंडा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, थोड़ा और एक दो साल एक दो क्वार्टर में घट रहा है, तो फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ये देखो अब इसका हमें कैसा कह सकते हैं कि घट रहा है या नहीं, क्योंकि ना ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर मैं देखूं तो जैसा एक घटा था, जैसे यहाँ कहाँ पर घटा था, यहाँ पर ये सब इस जगह पे घटा हुआ था। अब 2021 में डिक्रीज़ हुआ, आपको पता है कोरोना की वजह से ओके। तो इनकम समझ में आ रहा है, कंपनी का जो पैसा है कहाँ जा रहा है, मतलब इनकम कैसी हो रही है। कोरोना में भाई सबका खराब था तो उनका भी खराब हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो यह कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छी बात होती है। तो कंपनी ग्रो करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे परसिस्टेंट का निकाल के रखा है क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी देख लेते हैं। 1008, 1375, 1492, 1638, 1838, 22-23 में, अरे वाह कितनी अच्छी कंपनी है। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैंने कहा था ना कि कुछ कंपनी क्यों ऐसी होंगी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब जो इनकम है, इनका जो रेवेन्यू है हर क्वार्टर बढ़ रहा है, यह अच्छी कंपनी है। यह बात समझ में आ रही है। हर साल हर क्वार्टर मतलब कंपनी मस्त मस्त ग्रो कर रही है, तो ये होती है अच्छी कंपनी। ओके, अब इनका खर्चा, तो खर्चा भी बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखो 166, 182, 188, 202, 224, 251, 282, 333, अरे बाप रे। मतलब आप यहाँ समझो कि आप इतनी अच्छी कंपनी है, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिटेबल है कोई दिक्कत नहीं, इनकम बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है ना। तो आपकी कंपनी खर्चे को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है, इसमें से प्रॉफिट भी निकाल रही है, तो यह बहुत अच्छी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रहा है। और ऐसी बहुत कम कंपनी होती है, याद रखना। उसके बाद इसका OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब पहले 17% के प्रॉफिट पे थी, मतलब देखो कंटिन्यू है, फिर यहाँ पे देखो बढ़ना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घट गया। अब बट अब इसको घटा नहीं माना जा सकता। अच्छा, OPM हमेशा नहीं बढ़ सकता है, OPM हमेशा नहीं घट सकता है, हमेशा घट रहा है तो ख़राब है, हमेशा बढ़ रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर फ्लैट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और OPM अगर आपका फ्लैट भी है तो भी दिक्कत नहीं, घटना नहीं चाहिए। क्या समझ में आ गया? OPM आपका घटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एन एवरेज बेसिस पे ठीक ठाक है, मतलब कंपनी अपने खर्चे को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे देखो यहाँ पे कंपनी 16% का प्रॉफिट में है। सिंपल फंडा है, क्या फंडा है कि आपकी कंपनी का खर्चा बढ़ा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका रिटर्न है देखो घट गया। यहाँ पे देखो 416 से 374 घट गया, तो इसका रिटर्न भी घट गया। लेकिन एक दो क्वार्टर फिर देखो उसने कवर कर लिया, फिर कवर हो गया, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट यह है कि आप समझे कि हमेशा बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। OPM सेल्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, OPM सेल्स तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, कंपनी के लिए इसका एनुअल बेसिस पे देखो तो एनुअल बेसिस पे इसका रिजल्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस
जिसको आप ईयरली रिजल्ट कहते हैं। ये देखो 1116 मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ओपीएम देखो आपका कंटिन्यू ओपीएम ग्रो कर रहा है। वो ग्रो कर रहा था इसलिए यहाँ पे देखो थोड़ा सा पहले 25% का प्रॉफिट करती थी, फिर कंपनी का जो ओपीएम है थोड़ा सा घट रहा है। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। इसलिए मैंने कहा जो ओपीएम होता है वो थोड़ा सा टफ है, मेंटेन नहीं कर पाती कंपनी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 17% था और यहाँ पे 5% हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर गलत बात है। ओके, तो सेल्स बढ़ना चाहिए, ओपीएम बढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है। इसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया ओपीएम, आपको पता होगा कि ओपीएम थोड़ा सा हार्ड है, बट ओपीएम का आपका एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए। अदर इनकम का रूल क्या है? अदर इनकम का रूल है कि अदर इनकम अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे 2-5 हज़ार है, 5 हज़ार है, करोड़, ठीक है, तो ये सब ठीक है। तो लेकिन अगर 50,000 करोड़ का आ गया तो उस अदर इनकम की वजह से आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है तो आपको न्यूट्रल मानना पड़ेगा। उसको चेक करना है कि ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, सिर्फ अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो गलत बात है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्राइस बढ़ेगा, थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्राइस बढ़ेगा, बट बाद में गिरा देगी। ओके, तो अदर इनकम को कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बस ध्यान यह देना है कि बहुत ज़्यादा अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट नहीं होगा, बढ़ना चाहिए। और अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो आपको हम न्यूट्रल मानेंगे, उसको हम अच्छा नहीं मान सकते, बिकॉज वो अदर इनकम की वजह से, अपने धंधे की वजह से नहीं कमा रहा। अब इंटरेस्ट का रूल क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर कर्जा होगा उसका पैसा चला जाएगा, साफ हो जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कभी कभी इंटरेस्ट अगर घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है तो बहुत ख़राब बात है, फ्लैट है तो भी ठीक ठाक है। तो कंपनी चलो अपने मैनेज कर रही है, तो एटलीस्ट हमारा जो तरीका है कि इंटरेस्ट घटना चाहिए। ओके, कैसा देखो किसी कंपनी में दिखाते हैं, अभी अलग अलग एग्जांपल मैं लूँगा। मैं अब एनुअल बेसिस पे काउंट करता हूँ। देखो इसका इंटरेस्ट 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अपनी कंपनी के ऊपर कर्जा आ गया तो क्या इसका मतलब ख़राब हो गई? एक तरीके से कह सकते हैं कि यह थोड़ा सा ख़राब ही हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने किसी को चीज़ को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया हो। देखो देखना पड़ेगा कि क्या है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? एनुअल रिटर्न में पता चलेगा। बहुत कम, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा ना, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ हो गया है क्या कंपनी का? कभी अभी भी प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये थोड़ी सी गलत बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो भाई देखो कंपनी कर्जा लिया है, कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास पैसा है तो ग्रो करेगी। लेकिन अगर ले भी रही है तो उसका ये चेक करो कि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि क्योंकि प्रॉफिट आपका कंटिन्यू ग्रो कर रहा है तो ठीक ठाक है। कंपनी कर्जे को तुरंत चुका भी सकती है। और इंटरेस्ट को देखने का एक और पॉइंट है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वहाँ से भी हम समझेंगे, क्योंकि हम अभी इंटरेस्ट का एक लॉजिक समझना बाकी है। तो सिंपल फंडा है, क्या है कि इंटरेस्ट कंपनी का घटना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ेगा तो गलत बात है। फिर चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रॉफिट तो कम नहीं हो रहा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रॉफिट तो नहीं कम हो रहा, और अगर प्रॉफिट कम हो गया इंटरेस्ट की वजह से तो गलत बात है। दूसरा फ्लैट है,
ठीक फ्लैट है तो ठीक है, बट कर्जा कम करे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सबसे बेस्ट क्या होगा, कंपनी अपना कर्जा कम करे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको एक उषा मार्टिन को देखते हैं। उषा मार्टिन का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर देखो कंपनी का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 264 करोड़, 338 करोड़। अब देखो कंपनी का इंटरेस्ट अगर जा रहा है कम, मतलब क्या हो रहा है, खतरनाक चीज़ है, डेप्ट होता है, उसको समझा करो। कंपनी 2 करोड़ रुपए दे रही सिर्फ इंटरेस्ट में, कंपनी 2 करोड़ रुपए दे रही है सिर्फ इंटरेस्ट में। कितना पैसा, कितना बचा, मात्र 100 करोड़। अरे बाप रे, खा गया पूरा। मतलब कमा रही है कंपनी 45 करोड़ रुपए, उसमें से सारा टैक्स और इंटरेस्ट में ही जा रहा है। ओके, चलिए सिंपल फंडा समझो। पहले कंपनी कितना कमाती थी, समझो 435 करोड़। तो अब कंपनी कितने कमा रही है, 435 कंपनी कमा रही है, उसमें से 264 तो इंटरेस्ट में जा रहा है। कंपनी के पास कितना बचेगा, कुछ नहीं, ओनली 270। लेकिन देखो क्या हुआ, जब जब कंपनी का कर्जा बढ़ रहा था तो कंपनी लॉस में भी जा रही थी। यह बहुत खतरनाक चीज़ है। डेब्ट देखो, कंपनी का इंटरेस्ट जाने लगा, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। देखो कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर प्रॉफिट कर रही है, दिक्कत नहीं। कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट ऑन इट्स ऑपरेशनल बेसिस, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज प्रॉफिट पूरा खा गई। देखो कंपनी लॉस में है, खतरनाक होता है, लेकिन इंटरेस्ट देखो, जैसे ही कंपनी ने रिवाइज किया, मतलब कंपनी ने अपना इंटरेस्ट लोन चुकाया, अब देखो इंटरेस्ट कम हो रहा है। जैसे ही कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ, मतलब कि कंपनी अपना कर्जा चुका रही है। यहीं पर देख लो, इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। कर्जा कम करेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। सिंपल फंडा। तो कंपनी का जैसे ही डेब्ट कम हुआ, कंपनी देखो प्रॉफिटेबल हो गई, और कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो इसका शेयर प्राइस देखो, 2019 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई थी, और 2020 में कोरोना आया था, और 2021 में अगर हम देखें तो इसके बाद शेयर प्राइस देख सकते हो। मैं आपको इस बार शेयर प्राइस दिखाता हूँ। बहुत खतरनाक चीज़ है डेब्ट, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ना, समझना। ये देखो आपका 2020-21 में कंपनी लॉस कर रही थी, तो इसका शेयर प्राइस देखो डाउन है। लेकिन कंपनी जैसे प्रॉफिट करने लगी, शेयर प्राइस कहाँ से भाग गई, कहाँ से कहाँ पर भाग गई। तो यह बेनिफिट होता है कि कंपनी अपना कर्जा कम कर लेती है, तो उसका खर्चा जो है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यह है एक लाइव एग्जांपल कि कर्जा कितना खतरनाक चीज़ होती है। आप यहाँ देख सकते हो। अब हम समझ में आ रहा है कि आपको किस चीज़ को देखेंगे। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कम होने लगा है, इंटरेस्ट पहले ज़्यादा था 2017 तक। 18 में कंपनी ने डेब्ट कम किया, 19 में और कम किया, 20 में और कम किया, थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ पर कम करते गई, इंटरेस्ट कम होते गया। तो जब इंटरेस्ट था तो कंपनी के ऊपर लॉस था, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट कम हुआ, यानी कि कर्जा कम हुआ, तो इंटरेस्ट देना नहीं है। तो अब जो खर्चा जेब में जाएगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो ये बात होती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत आप वहाँ पैसा लगाने का सोच सकते हो, यह मेरा कहना है। ओके ओके, चलिए आप आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बस आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक होगा हम इसी फंडामेंटल डाटा का एनालिसिस कैसा करें। तो ये पूरा सीरीज़ 3-4 पार्ट में होगा। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।